तो स्टूडेंट सेक्शन सी चल रहा है। इसमें आपको 8 में से 6 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और इसके हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और जो पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उनको सीरियल से देखेंगे तो फिर क्लियर तरीके से आपका 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण दे रखी है आपको, dy बटे dx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अवकल समीकरण ही इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्लेलिस्ट अलग से हमने बना रखी है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ने तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। ठीक है, इसको कैसे करना देखिए स्टूडेंट, जब भी इस प्रकार का आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट करते हैं, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ। ठीक है, जैसे इसमें हम कर सकते हैं कि वाई वाला तो एक ही है, डी वाई है ना, और इस dx को x के साथ ले जाओ तो ये cos x इंटू dx हो जाएगा, है ना। तो x वाले एक तरफ आ गए, y वाले एक तरफ आ गए। ठीक, इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ओके, चर पृथकीकरण विधि। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए दोनों साइड तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दो, यहां भी लगा दो और यहां भी लगा दो। और जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो प्लस सी अपनी तरफ से लगाना ही होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। यहां पे क्या है, यहां पे dy के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, dy के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर dx होता तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, x होता। dy है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए आपको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसके भी हमने डिटेल लेक्चर बना रखे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की है और एक प्लेलिस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो सीरियल से जब आप पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। आप लोग एग्जाम के नजदीक जागते हैं तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट क्लास से मेरे लेक्चर सीरियल से देखते तो अभी तक आप बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपने नहीं किया तो आपने आगे आगे आपके छोटे भाई बहन आ रहे हैं तो उनको बताइएगा सीरियल से पढ़िए। चलिए, इसका इंटीग्रेशन y हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। अगर ये आपको पता है तो माइनस हटा देना है तो cos x का साइन x हो जाएगा इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, और प्लस सी आपका ये है, यही बस आंसर हो गया। बस dy बटे dx जहां हटिए समझो कि आंसर यही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपके पास डाटा दे रखा है स्टूडेंट, उसका आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है। ठीक है, डाटा क्या है, 24, 22, 32, 37, 18, 20, 12, 21, 15, 30, 14 और 11। ठीक है, टोटल कितना डाटा है देख लीजिएगा पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आंकड़े दे रखे हैं तो n बराबर 12 हो गया है, नंबर ऑफ डाटा। हाँ, n बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। 12 आंकड़े हैं इसलिए। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको माध्यिका या मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले दिए गए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आरोही क्रम या असेंडिंग क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, आरोही क्रम में लिखने पर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, पहले सबसे छोटा नंबर लिखो फिर बड़ा 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 बड़ा। हाँ, जब भी मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा डाटा को, क्योंकि यहाँ पे 24
11 छोटा है तो बाद में रखा, जबकि सबसे छोटा पहले लिखना है। अब देखो सबसे छोटे यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कौन सा छूट ना जाए, छूट अगर एक भी छूट गया तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे सारे आंकड़े डबल डिजिट वाले हैं, मतलब 10 से ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो अब 10 से लेकर 19 तक जिनके आगे 1 रहता है वो कौन कौन से हैं? एक तो है भैया 18, 1 2 3 और 4 और 5, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। इन 5 में से सबसे छोटा कौन सा है भैया? 5 में से सबसे छोटा 11 है, तो सबसे पहले 11 लिखेंगे, ठीक है। उससे बड़ा फिर कौन सा है? जो जिसको लिख दिया उसका ऊपर से भी टिक कर दो, ठीक है, तब छूटेगा नहीं कोई नहीं, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा है 12, तो 12 भी लिख दो। 12 के बाद 15 और 18 बच्चा, अब 15 भी लिख दो, फिर 18 लिख दो, ठीक है। 15 लिखो फिर 18, उससे बड़ा फिर 18 हो गया, ठीक है। तो 1 वाले सब हो गए, जिनके ऊपर टिक हो गया वो हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं 2 वाले की, ठीक है। 2 वाले 1 2 3 4, इसके भी 4 हैं, 24 22 20 21, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 20 है, तो 20 पे लिखो भैया 20 और ऊपर भी टिक कर दो। 20 के बाद कौन सा है जी? 21 है, तो 21 भी लिख दो और यहाँ पे ऊपर टिक कर दो। हाँ, फिर उसके बाद 22 है तो 22 भी लिख दो 22 भी लिख दो। उसके बाद 24 है तो 24 भी लिख दो, ठीक है। 2 वाले भी हो गए, सारे हो गए ना। अच्छा, अब 3 वाले 1 2 और 3, ठीक है, 3 है 3 वाले, सबसे छोटा 30 है तो 30 लिख दिया जी, ऊपर टिक कर दो। फिर उसके बाद 32 है जी, 32, और फिर उसके बाद 37 है जी, और ऊपर भी इनके टिक कर दो। अब देखो ऊपर सबके टिक हो, 1 2 सबकी टिक होगी, इसका मतलब सब आगे। अब इनका टोटल भी 12 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 ही आ रहा है। तो एक डाटा कहीं हमने मिस कर दिया, इसका मतलब है ना। तो यही देखना होता है स्टूडेंट। 14, यस, ये देखिए 14 मिस हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे आना था ना ये 14, यहाँ पे देखिए, यही दिक्कत है। ये दिक्कत होगी तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। इतने सावधानी से करने के बावजूद भी गलत हो गया हमसे, तो आपसे ज्यादा संभावना है गलत होने की, इसलिए जरा संभल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया स्टूडेंट? n बराबर क्या हो गया? n बराबर हो गया 12, ठीक है। और जब n 12 है, 12 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या, इवन नंबर है, ठीक है। तो जब जो है n इवन नंबर होता है, तब मीडियन का फॉर्मूला है, देन मीडियन इज इक्वल टू, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू होता है स्टूडेंट n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म होल अपॉन 2, ठीक है। मतलब n/2 मतलब 12/2 वां पद, 12/2 मतलब 6वां पद, हाँ 6वां पद या 6th टर्म लिख सकते हैं, हाँ 6वां पद प्लस 12/2 6 हो गया, 6 में से एक और जोड़ दो, 6 और 1 7, 7वां पद बटे 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6वां पद। देखिए भैया इसमें 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 20 है और 7वां पद 21 है, तो 6वां पद लिखो 20 प्लस 7वां पद लिखो 21 और बटे 2, दोनों को जोड़ करके 41 हो रहा है बटे 2, और डिवाइड करेंगे तो 20.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन हो गया स्टूडेंट 20, मीडियन क्या हो गया 20.5, मतलब 20.5 इसके बीच आएगा। तो मीडियन का मतलब था बीच में, आंकड़ों का ठीक बीच में जाना, उससे नीचे और उससे ऊपर आधे आधे है, हाँ? तो मीडियन आपका 20.5 होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। और डिटेल लेक्चर अगर पढ़ना है तो मीडियन का डिटेल लेक्चर हमने ऐसा बना रखा है जिसमें कि मीडियन ए से लेकर जेड तक आप मीडियन का बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर मीडियन का आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, और ये सेक्शन बी का सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन भी है, उसके बाद सेक्शन डी शुरू होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन इन अ क्विज। देखिए स्टूडेंट, हम आपको फालतू बातें ना करके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है आपको तो, क्योंकि हमें बीच में
फालतू बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए क्वेश्चन कराते हैं और क्वेश्चन पे फोकस। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का समय बर्बाद ना हो, सीधे अपना क्वेश्चन करें और निकल लें पेपर देने के लिए। ओके, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 25, इन अ क्विज कंपटीशन 2 जजेस accorded following rank of the participant। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्टिसिपेंट थे ना, 10 पार्टिसिपेंट थे। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें एक था फर्स्ट जज था, हाँ फर्स्ट जज था, और एक सेकंड जज भी था। हाँ, एक क्या था, सेकंड जज। ठीक है, फर्स्ट जज को हम की जो रैंक दी उसको हम R1 बोलते हैं, सेकंड जज ने जो रैंक दी उसको हम R2 बोलते हैं। ठीक है, रैंक को R1 R2 से डिनोट करते हैं ना, इसलिए फर्स्ट जज ने जो 10 बच्चों की रैंक दी, पहले बच्चे को उसने रैंक दी 10, दूसरे को रैंक दी 9, तीसरे को 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने रैंक दे दी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं जी, हमें क्या दिक्कत होगी। सेकंड जज ने पहले वाले बच्चे को 5वीं रैंक दी, दूसरे को तीसरी, तीसरे को 7, चौथे को पहली रैंक, पांचवी को 9, फिर 4, फिर ऐसे 2, फिर 8, फिर 10, फिर 10वें वाले को 6वीं रैंक दी, और इसने 10वें वाले, पहले वाले जज ने 10वें वाले को पहली रैंक दी। ठीक है, तो ये हो गया भैया R1 और ये हो गया R2। ठीक है, तो जब R1 और R2 आपको दे रखे होते हैं और फिर बोला जाता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो ये स्टेटिस्टिक्स में हमने डिटेल लेक्चर इसका बना रखा है स्टूडेंट, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको भी देख लेना, आप जरूर देखना, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी रैंक कोरिलेशन से संबंधित। ठीक है, तब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप कर सकते हैं। R1 और R2 रैंक जब दे रखी होती है और तब बोला जाता है कि रैंक कोरिलेशन निकालो, तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला आप लिख लो। स्टैटिस्टिक्स में मैं बार बार बोलता हूं, फॉर्मूला पहले लिख लो। ठीक है, रैंक कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं और वो बराबर होता है, रैंक कोरिलेशन बराबर होता है 1 - 6 इंटू समेशन d² बटे n इंटू n² - 1। याद रखना पड़ेगा भैया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रैंक कोरिलेशन बराबर 1 - 6 इंटू समेशन d² बटे n इंटू n² - 1। ठीक है, अब हमें समेशन d² चाहिए और n चाहिए। n तो भैया पता है कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट की इन्होंने रैंक दे रखी। ठीक है, तो n तो हो गया 10, n तो हो गया आपका 10। ठीक है, n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, n तो 10 हो गया। अब समेशन d² चाहिए, तो समेशन d² से पहले d चाहिए हमें। हाँ, d, और d होता है स्टूडेंट, ये आप याद रखना, d होता है R1 - R2, d होता है R1 - R2, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, R1 - R2 मतलब R1 में से R2 घटाओ, 10 में से 5 घटाओ, कितना बचता है 5, 9 में से 3 घटाओ 6, 8 में से 7 घटाओ 1, 7 में से 1 घटाओ 6, 6 में से 9 घटाओ -3, 5 में से 4 1, 4 में से 2 2, 3 में से 8 -6 सॉरी -5, 2 में से 10 घटाओ -8, 1 में से 6 घटाओ -5। ठीक है, ये आपका d हो गया। अब हमें d² भी चाहिए, क्या चाहिए, d² भी चाहिए। चलो जी, d² निकालते हैं। तो d जो d है उसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 छक्का 36 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 5 25। ठीक है, अब d² समेशन d² मतलब d² का सम कर दो, जोड़ दो उसको, और वो यहां पे आ जाएगा समेशन d²। जोड़ दीजिए सारा। हाँ, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 1 12 और 6 18, 18 और 9 बताइए, 18 27 28, 28 और 4 32, 32 और 5 37, 37 और 4 41, 41 और 5 46 का 6, 46 का 6 हासिल हो गया 4। ठीक है जी, अब इनको जोड़ो, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16 17 18 और 4 18 4 22। ठीक है, हासिल।
तो 226 आपका समेशन डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो समेशन डी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 226, ठीक है। देयरफॉर आर बराबर ये होता है और बराबर 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 226 बटे एन कितना है जी 10 इंटू ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो। चलो यहाँ पे लिखते हैं आर बराबर 1 माइनस सॉल्व कर दीजिए। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे देखेंगे आप तो ये हो गया आपका 2 पंजे 10 और 2 3 6, ठीक है। इतना हो गया, चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया। ऊपर हो गया 3 गुणा 226, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया 5 गुणा 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, ठीक है। अब 3 से 99 कट रहा है, 3 3 9 3 3 9, ठीक है। अब क्या 33 से 226 कट रहा है, देखो 2 और 2 4 और 6 4 10, 10 3 से नहीं कटता है तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 11 2 22, ठीक है। तो कुल मिला के इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि ये तो हो गया भैया 1 माइनस 226 बटे इसको इसका इसमें 5 3 15 का 5 5 3 15 का 5 हासिल है, 5 3 15 और 1 16, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा अब इसमें से इसको माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीपल 165 माइनस 226 बटे 165, ओके। अब इसमें से इसको घटा दो और जो आएगा वो माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 6 में से 5 के 1 बचता है, 6 में से 5 के 1 बचता है, 2 में से 6 नहीं जाता, 12 में से 6 के 6 बचता है और 1 में से 1 नहीं जाता, ठीक है। तो ये माइनस का 61 बटे 165 आ गया, ठीक है जी। तो ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 61 में 165 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो और एक चीज ये खासियत है भैया कि रैंक कोरिलेशन जो है ना -1 और 1 के बीच रहना चाहिए, -1 और 1 के बीच रहना चाहिए। -1 से कम भी नहीं होना चाहिए रैंक कोरिलेशन की वैल्यू और 1 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच रहनी चाहिए। तो ये -0 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो ये इसके बीच आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको भी करेंगे और डिटेल लेक्चर आप जरूर देखिएगा। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है रैंक कोरिलेशन का, उसमें बहुत कुछ चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले लेक्चर में उसको भी हम जल्दी लेके आएंगे जिससे कि आपके एग्जाम तक ये सब क्लियर हो जाए आपका क्वेश्चन पेपर। उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर 2022 का स्टूडेंट ने और भेजा है, तो उसको भी हम जितना कोशिश हो सकता है उसको भी हम बना के भेज देंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी बचा है, उसको हम इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से 2 करने, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको तुरंत लेके आते, तब तक के लिए यहाँ तक आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।